इनोवेशन की कहानी कई सदियों पहले से शुरू होती है। जब टेक्नोलॉजी इतनी उन्नत नहीं थी, तब समाचार पहुंचने में भी महीनों लग जाते थे, क्योंकि चिट्ठियों को घोड़ों की पीठ पर ले जाया जाता था। और आज हम अपने मोबाइल फोन की स्क्रीन पर एक क्लिक में दुनिया जहान की खबरों से रूबरू हो जाते हैं। एक समय वो भी था जब आंकड़ों को सहेजने के लिए बहुत ज्यादा जगह की जरूरत होती थी, और आज डेटा को क्लाउड स्टोरेज में आसानी से सेफ रखा जा सकता है और दुनिया के किसी भी कोने से एक्सेस किया जा सकता है। संगीत की बस एक धुन सुनने के लिए जहां ग्रामोफोन का ही सहारा था, वही अब लाखों गाने हमारी एक उंगली के टच से एक्सेस किए जा सकते हैं। मतलब यह कि इनोवेशन सदियों से होता आ रहा है, और आज के युग में इनोवेशन से वो भी संभव है जिसकी कभी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। 1947 में आज़ादी के बाद इनोवेटर्स ने भारत में एग्रीकल्चर, मिल्क, टेलीकॉम, आईसीटी एक्सपोर्ट, स्पेस एक्सप्लोरेशन, एटॉमिक पावर, डिफेंस, फार्मा आदि सेक्टर्स को बूस्ट किया। भारत सरकार ने भी इनोवेशन बूस्ट करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत अधिक निवेश किया। साथ ही साथ इनोवेशन को बढ़ावा देने में मदद करने के लिए कई पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स इंट्रोड्यूस्ड किए गए, जैसे कि स्टार्टअप इंडिया, अटल इनोवेशन मिशन, पीएलआई जैसी स्कीम्स ने इनोवेशन को बूस्ट किया। तेजी से ग्रो हो रहे इनोवेशन के हर एस्पेक्ट को एक्सप्लोर करते हुए इन्वेस्टमेंट की अपार संभावनाओं के बीच एसबीआई म्यूचुअल फंड हाउस लेकर आए हैं एसबीआई इनोवेशन अपॉर्चुनिटी फंड, जिसका न्यू फंड ऑफर 29 जुलाई 2024 से 12 अगस्त 2024 तक इन्वेस्टमेंट के लिए ओपन है। आइए सबसे पहले फंड की बेसिक डिटेल्स के बारे में जानते हैं। यह फंड एक ओपन एंडेड इक्विटी स्कीम है जो इनोवेशन थीम को फॉलो करते हुए निफ्टी 500 टोटल रिटर्न इंडेक्स को ट्रैक करेगा। इस फंड में डायरेक्ट या रेगुलर दोनों तरह से इन्वेस्ट किया जा सकता है, और दोनों प्लान्स में आईडीसीडब्ल्यू और ग्रोथ ऑप्शंस अवेलेबल है। इस फंड में मिनिमम 5,000 रुपए से लंप सम इन्वेस्टमेंट की जा सकती है, और सिप के लिए मिनिमम अमाउंट 500 रुपए है। इस स्कीम में इन्वेस्टमेंट के लिए कोई भी एंट्री लोड नहीं है। एग्जिट लोड की बात करें तो यूनिट्स अलॉट होने के एक साल के अंदर रिडीम या स्विच करने पर 1% एग्जिट लोड एप्लीकेबल होगा। एक साल के बाद रिडीम करने पर कोई एग्जिट लोड नहीं है। फंड मैनेजर्स की बात करें तो इस फंड को मिस्टर प्रसाद पाडला मैनेज करने वाले हैं। फंड के ऑब्जेक्टिव की बात करें तो इस फंड का ऑब्जेक्टिव इनोवेटिव स्ट्रैटेजीज एंड थीम को फॉलो करते हुए इक्विटी एंड इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्टमेंट करके लॉन्ग टर्म कैपिटल अप्रिशिएशन करना है। इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी की बात करें तो टोटल इन्वेस्टमेंट का मिनिमम 80% उन घरेलू और मल्टीनेशनल कंपनीज में इन्वेस्ट किया जाएगा जो अपनी प्रोडक्शन या बिजनेस मॉडल के लिए इनोवेटिव स्ट्रैटेजीज या थीम को फॉलो करती हैं, यानी कि जिनका बिजनेस मॉडल इनोवेटिव है या जो इनोवेटिव प्रोडक्ट्स के लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इन्वेस्ट करती हैं। फंड मैनेजर बॉटम अप अप्रोच और एक्टिव मैनेजमेंट स्टाइल फॉलो करते हुए स्टॉक पिक करेंगे। इनोवेटर कंपनीज को 3 कैटेगराइज के आधार पर आइडेंटिफाई किया जाएगा। पहले है प्रोडक्ट या सर्विस प्रोवाइडर्स, यानी कि जो कंपनीज नए प्रोडक्ट्स या सर्विसेज डेवलप करती हैं या न्यू इनोवेशन के लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इन्वेस्ट करती हैं। दूसरी कैटेगरी है प्रोसेस इनोवेटर्स की, यानी कि ऐसी कंपनीज जो मौजूदा बिजनेस मॉडल्स को डिसरप्ट करते हुए नया बिजनेस प्रोसेस इनोवेट करती हैं और अपनी एडवांस्ड टेक्नोलॉजी से मार्केट में हिस्सेदारी गेन करती हैं। तीसरी कैटेगरी इनोवेशन अडैप्टर्स उन कंपनीज की है जो अपने मौजूदा बिजनेस में ही बदलते हुए ट्रेंड के रिस्पॉन्स में नए इनोवेटिव बिजनेस मॉडल या प्रोडक्ट या सर्विस को अडॉप्ट करते हुए मार्केट में बनी रहती हैं। एसेट एलोकेशन की बात करें तो टोटल फंड का मिनिमम 80% इनोवेटिव स्ट्रैटेजीज एंड थीम को फॉलो करते हुए इक्विटी एंड इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट किया जाएगा,
बाकी फंड्स अन्य इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स या डेट या मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में भी इन्वेस्ट किए जा सकते हैं। इसके अलावा फंड मैनेजर टोटल फंड्स का मैक्सिमम 10% रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। आइए अब बात करते हैं कुछ ऐसे फैक्टर्स की जो इंडिया की इनोवेशन स्टोरी को प्रभावित कर रहे हैं। सबसे पहले स्टार्टअप इकोसिस्टम की बात करें तो 2022 में भारत ने यूनिकॉर्न क्लब में अपने 100वें स्टार्टअप को ऐड करके एक मेजर माइलस्टोन अचीव किया। आज 115 स्टार्टअप्स के साथ भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन चुका है, जिसके साल 2030 तक डबल हो जाने की उम्मीद है। ई कॉमर्स और फिनटेक ऐसे सेक्टर्स हैं जिनमें डबल से भी कहीं ज्यादा स्टार्टअप्स शुरू होने की उम्मीद है। इनके अलावा एंटरप्राइज टेक, कंज्यूमर सर्विसेज, मीडिया एंड एंटरटेनमेंट, लॉजिस्टिक, हेल्थ टेक और एडटेक जैसे सेक्टर्स में भी सिग्निफिकेंट बूम देखा जा रहा है। लार्ज टेक टैलेंट की बात करें तो इस पूल वाले देशों की लिस्ट में भारत और चाइना ही ऐसे देश हैं जहां डिमांड और सप्लाई का गैप सबसे कम है। भारत में हर साल लगभग 2.5 मिलियन यूथ स्टेम ग्रेजुएट्स यानी कि साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स में एक्सपर्टीज रखने वाले प्रोफेशनल्स में कन्वर्ट हो रहे हैं। इसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्किल पेनिट्रेशन रेट भी ज्यादा है, जो कि G20 की एवरेज के 3 गुना से भी अधिक है। साल 2028 तक ऐसे टैलेंटेड ग्रेजुएट्स जो कि डिजिटल फील्ड में रेवोल्यूशन ला सकते हैं, उनकी संख्या 2020 की तुलना में 2 गुनी हो जाने की उम्मीद है और इसका श्रेय सीधा अपस्किलिंग इकोसिस्टम और गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स को जाता है। इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा चलाए गए इनिशिएटिव्स से स्टार्टअप इकोसिस्टम और इनोवेशन के ट्रेंड को बूस्ट मिल रहा है। कुछ PLI स्कीम्स तो सुपर हिट साबित हुई हैं, जैसे कि लार्ज स्केल इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग एंड IT हार्डवेयर, क्रिटिकल की स्टार्टिंग मटेरियल्स, ड्रग इंटरमीडियरीज एंड एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, फार्मास्यूटिकल ड्रग्स, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मेडिकल डिवाइसेस, व्हाइट गुड्स, food processing, telecom, high-efficiency solar PV modules, advanced chemistry cell batteries, automobile and auto components, man-made fiber segment and technical textiles, specialty steel और semiconductor। कंज्यूमर मार्केट की बात करें तो 1.4 बिलियन से ज्यादा की आबादी के साथ भारत बहुत ही विशाल और ग्रोइंग कंज्यूमर मार्केट है। जैसे जैसे देश का विकास होता रहेगा, देश की मिडिल क्लास आबादी भी ग्रो होती रहेगी, जिससे देश की कंज्यूमर मार्केट भी एक्सपैंड होती रहेगी, क्योंकि रैपिड अर्बनाइजेशन, राइजिंग डिस्पोजेबल इनकम्स और डिजिटल पेनिट्रेशन के कारण लोगों की खरीदने की ताकत और कंजम्पशन हैबिट्स में सिग्निफिकेंट चेंजेस आए हैं। मिडिल क्लास की बढ़ती हुई पॉपुलेशन और उनकी डिमांड ने नए प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के लिए एक वाइब्रेंट मार्केट क्रिएट की है। भारत के डिजिटल इकोसिस्टम ने रीसेंट टाइम्स में बड़ी तेजी से विस्तार देखने को मिला है, जिससे भारत पावर ऑफ टेक्नोलॉजी का उपयोग करने के मामले में वैश्विक स्तर पर पहुंच चुका है। 2023 में 118 बिलियन UPI ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड हुई और 800 मिलियन स्मार्टफोन्स यूज में हैं। लगभग 646,000 किलोमीटर ऑप्टिकल फाइबर बिछाई जा चुकी है, जो देश के लगभग हर कोने को इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रोवाइड कर रही है। 7,000 से भी ज्यादा 5G एनेबल्ड शहरों में लगभग 10 मिलियन से ज्यादा 5G डिवाइसेस एक्टिव हैं। डेटा इंडस्ट्री की बात करें तो करंटली इंडिया में 138 डेटा सेंटर्स हैं, जिनकी टोटल कैपेसिटी 737 मेगावाट से ज्यादा है। 2025 तक और 45 डेटा सेंटर स्थापित होने की उम्मीद है। लगभग 338 मिलियन यूजर्स डिजिटल पेमेंट का लाभ ले रहे हैं। फंडिंग इकोसिस्टम की बात करें तो 2014 से लेकर 2024 के पहले क्वार्टर तक इंडियन स्टार्टअप्स ने टोटल 148 बिलियन डॉलर्स का फंड रेज किया है। इस रोबस्ट फंडिंग एनवायरनमेंट ने कई नए वेंचर्स को सपोर्ट किया है, जैसे कि मामाअर्थ, डिलीवरी, 5 स्टार, ईज माई ट्रिप, फ्रेशवर्क्स,
पेटीएम, नायका, जोमैटो, पॉलिसी बाजार, मैप माई इंडिया, नजारा, इंडियामार्ट, जस्ट डायल, मेक माई ट्रिप और इन्फो एज। यह सारे स्टार्टअप्स अलग अलग सेक्टर्स में ऑपरेट करते हैं, जैसे कि D2C, लॉजिस्टिक्स, फिनटेक, मार्केट प्लेस, एंटरप्राइज टेक, ई कॉमर्स, फूड टेक, गेमिंग और HR टेक वगैरह। फंडिंग की अवेलेबिलिटी ने इन स्टार्टअप्स को अपने इनोवेटिव आइडियाज को इम्प्लीमेंट करके ग्रो करने में मदद की है। ये कंपनीज फ्यूचर में और भी फंड्स रेज करने का पोटेंशियल रखती हैं। आइए अब बात करते हैं इनोवेशन थीम के सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज के बारे में। ई कॉमर्स सेक्टर की बात करें तो इस सेक्टर में ग्रोथ के पर्याप्त अवसर मौजूद हैं। बढ़ती हुई आबादी और बढ़ती डिजिटल इकोनॉमी से 2030 तक भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऑनलाइन रिटेल मार्केट बनने की ओर अग्रसर है, और यह भी अनुमान है कि 2030 तक ई कॉमर्स मार्केट 19% केगर के साथ $400 बिलियन तक पहुंच जाएगी। फूड डिलीवरी, ऑनलाइन फैशन, ऑनलाइन फार्मेसी और कैब हेलिंग में विकास की अपार संभावनाएं दिख रही हैं। एडटेक मार्केट की बात करें तो वैश्विक 22.4% की तुलना में भारत में 2024 से 2030 तक डिजिटल एडवर्टाइजिंग खर्च में 25.7% की ग्रोथ होने का अनुमान है। लोगों तक इंटरनेट की बढ़ती पहुंच से वैश्विक और घरेलू एडटेक सेगमेंट में पर्याप्त इन्वेस्टमेंट के अवसर मौजूद हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग की बात करें तो जेनरेटिव AI और एप्लीकेशन मॉडर्नाइजेशन के रुझान के चलते पब्लिक क्लाउड सर्विसेज पर 2027 तक दोगुना खर्च होने का अनुमान है, जिससे SaaS प्रोडक्ट्स और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करने वाली कंपनियों को लाभ मिल सकता है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात करें तो भारत के EV बाजार में 2022 से 2030 तक 49% केगर से इम्प्रेसिव ग्रोथ होने का अनुमान है। भारत 2030 तक 30% EV मार्केट में अपनी हिस्सेदारी के लक्ष्य को अचीव करने में तेजी से प्रयास कर रहा है। हालांकि EV की सेल्स बढ़ाने के लिए सपोर्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने की मांग भी बढ़ रही है। कहा जाता है कि भारत में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा फिनटेक इकोसिस्टम है। डेमोग्राफिक्स के अलावा इंडिया स्टैक, जैम ट्रिनिटी, फाइनेंशियल इंक्लूजन और UPI जैसे फैक्टर्स ने फिनटेक सेगमेंट को तेजी से ग्रोथ दी है। डिजिटल लेंडिंग, इंश्योर टेक और वेल्थ टेक जैसे कुछ सेगमेंट्स इस ग्रोथ से लाभ ले सकते हैं। एनर्जी की बात करें तो भारत में वैश्विक स्तर पर सबसे कम लागत वाले हाइड्रोजन प्रोड्यूसर बनने की क्षमता है, यानी कि भारत की पर गीगावाट इंस्टॉल्ड कैपेसिटी पर ट्रांसमिशन लेंथ किसी भी देश से अधिक है। आइए अब रिस्क की बात करते हैं। इक्विटी में मिनिमम 80% एक्सपोजर के चलते यह फंड वेरी हाई रिस्क कैटेगरी में आ जाता है, जिसका मतलब है कि यूनिट्स के प्राइस मार्केट कंडीशंस या इकोनॉमिकल कंडीशंस के हिसाब से ऊपर नीचे हो सकते हैं, जिससे इन्वेस्टमेंट वैल्यू या रिटर्न में फ्लक्चुएशन आ सकती है। इसलिए फंड में इन्वेस्टमेंट करने से पहले रिस्क एपेटाइट को जानना बहुत जरूरी हो जाता है। आखिर में बात करेंगे कि इस फंड में किन्हें इन्वेस्ट करना चाहिए। तो यह फंड उन इन्वेस्टर्स के लिए है जो सेक्टर स्पेसिफिक रिस्क को सहने की क्षमता रखते हुए फॉरवर्ड लुकिंग बिजनेस आइडियाज और ग्रोथ ओरिएंटेड लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो दोस्तों, यह थी SBI इनोवेशन अपॉर्चुनिटी न्यू फंड ऑफर की जानकारी। यदि आप इस स्कीम में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस स्कीम के बारे में किसी भी तरह की जानकारी के लिए आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करना न भूलें, और ऐसी इन्वेस्टमेंट रिलेटेड जानकारी के लिए कृपया सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जल्दी मिलते हैं नए वीडियो के साथ।